हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया चैप्टर सिविक्स से, चैप्टर 4 जुडिशरी। देखिए, पिछले क्लास में मैंने डिस्कस किया था, कभी भी किसी देश में उसके 3 स्तंभ होते हैं। 3 स्तंभ यानी 3 पिलर्स। हर कंट्री के अपने 3 पिलर्स होते हैं। वो डिस्कस थोड़ा सा मैं करना चाहूँगा आपके साथ। यहाँ हर कंट्री के पास अपने 3 पिलर्स होते हैं। क्लियर? तो क्या क्या वो 3 पिलर से वो थोड़ा मैं डिस्कस करना चाहूँगा अभी आपके साथ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। देखिए, जो पहला पिलर होता है वो तो होता है लेजिस्लेचर। दूसरा जो होता है वो होता है एग्जीक्यूटिव। तीसरा जो होता है वो होता है जुडिशियरी। देखिए दोस्तों, देखिए जो लेजिस्लेचर होता है वो लॉ बनाता है। लॉ मेकर्स। बेसिकली यहां मैं बात कर रहा हूं पार्लियामेंट की। यानी जो एमएलएज हैं, जो एमपीज हैं, जो नेता हैं, वही पार्लियामेंट में बैठे हैं, उन जो कि हमारे द्वारा इलेक्टेड हुए हैं। और लोगों के द्वारा जो इलेक्टेड हुए हैं वही दुनिया में, इस कंट्री में सबसे ज़्यादा पावरफुल। यानी इस दुनिया में, यानी इस कंट्री में, हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा पावर किसी के पास है तो वो पार्लियामेंट के पास है। क्योंकि वहाँ पर वो लोग बैठे हैं जिन्हें पीपल्स ने चुना है। पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव वहाँ बैठे हैं, तो उनके पास सबसे इमर्स पावर है, सबसे ज़्यादा पावर है। तो ये था लेजिस्लेचर, जो लॉ बनाता है। एग्जीक्यूटिव कौन हो गया? देखिए, एग्जीक्यूटिव बॉडी वो बॉडी होता है जो कि, देखिए यहाँ तो लेजिस्लेचर ने क्या किया, लॉ बना दिया। अब ये लॉ को किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करना है, एग्जीक्यूट करना है हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर एक स्टेट के अंदर, हर एक गांव के अंदर, हर एक जिले के अंदर, हर एक ब्लॉक के अंदर, वो एग्जीक्यूट करने वाली बॉडी होती है एग्जीक्यूटिव। दे एग्जीक्यूट एंड इम्प्लीमेंट द लॉ। बेसिकली ये वह व्यक्ति होता है जो कि ऑफिसर होते हैं। दीज आर दी ऑफिसर्स। यहां मैं किसकी बात करता हूं? एक डिस्ट्रिक्ट में उसका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, उसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी। अगर मैं डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट की, उस डिस्ट्रिक्ट में जो एमएलए हैं और जो एमपीज हैं वो इस डिस्ट्रिक्ट के लेजिस्लेचर हैं। उस डिस्ट्रिक्ट में जो आईएएस ऑफिसर हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, जिलाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिला अधिकारी, विथ अदर ऑफिसर्स, ये क्या फॉर्म करते हैं? विथ अदर ऑफिसर ये फॉर्म करते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी। ये मैं एक डिस्ट्रिक्ट का एग्जांपल ले रहा हूं दोस्तों, एक डिस्ट्रिक्ट का एग्जांपल ले। एक डिस्ट्रिक्ट में एमएलए एमपी उसके लेजिस्लेचर बॉडी को फॉर्म करते हैं। लिख लेता हूं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा। लेजिस्लेचर और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी को संभालते हैं, यानी जिला अधिकारी। उनके साथ कुछ अदर ऑफिसर्स इनके टीम में ही होते हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर, ठीक है, और भी बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं इनके अलावा। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म ऑफिसर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर होते हैं। हर जो व्यक्ति है वो डिस्ट्रिक्ट के इनके साथ, जिला अधिकारी के साथ मिलके काम करता है, उनको हम एग्जीक्यूटिव बॉडी कहते हैं। तीसरा,
डिस्ट्रिक्ट में जो होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट में जब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है आपका, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिविल कोर्ट हो या फिर क्रिमिनल कोर्ट हो, फर्क नहीं पड़ता। ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जो सिविल कोर्ट है और क्रिमिनल कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, समझ आया, डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है यही है जुडिशरी बॉडी। देखिए जुडिशरी का काम क्या है, जुडिशरी का काम है लॉ इन्होंने बना दिया, एग्जीक्यूट लेजिस्लेचर ने लॉ बना दिया, एग्जीक्यूटिव ने लॉ को एग्जीक्यूट कर लिया, इम्प्लीमेंट कर लिया, अब इसको मेंटेन भी करना होता है। ये नहीं, देखिए आप किसी भी काम को देखिए उसी प्रकार से होता है। पहली बात, हमने एक चीज़ को बनाया, उस चीज़ को एग्जीक्यूट किया, फिर उस चीज़ को मेंटेन किया, तो वही मेंटेन करने वाला काम है। देखिए कानून को बनाने वाला काम है लेजिस्लेचर का, कानून को एग्जीक्यूट करने का काम है एग्जीक्यूटिव का, कानून को मेंटेन करने का काम है लेजिस्लेचर का। मान लो सरकार ने बनाया, सरकार ने एक लॉ बनाया कि हर किसी को ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने हैं, ठीक, सरकार ने लॉ बनाई कि हर किसी को ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना है, ये सरकार ने ये लॉ बना दिया। अब एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या करेगा, ये इंश्योर करेगा कि हर व्यक्ति एग्जीक्यूट करेगा, कि हर व्यक्ति इंश्योर भी करेगा कि हर व्यक्ति किस प्रकार से ट्रैफिक लॉ को माने, यानी हर व्यक्ति को फोर्सफुली या फिर उनको बताया जाए कि आप ट्रैफिक लॉ को मानिए, क्योंकि इससे आपका ही बेनिफिट है, इससे आपका ही बेनिफिट है। अब जुडिशरी क्या कहता है दोस्तों, देखो अब जुडिशरी कहता है अब क्या, ये जो ट्रैफिक रूल्स बने हैं ना, ये जो ट्रैफिक रूल्स है इसको मेंटेन करना है उनका काम है। यानी ट्रैफिक रूल्स जो बने हैं वो इंश्योर करे कि हर व्यक्ति को इसे फॉलो करना ही पड़े। अगर कोई किसको फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब अपोज कर रहा है, तो उसकी खबर लेगा जुडिशरी, तो खास करके जुडिशरी का काम है। जुडिशरी का काम क्या है भाई साहब, लिख लो, ये बेसिक चीज़ें कोई टीचर बताता नहीं है कभी चैप्टर शुरू करने से पहले, चैप्टर शुरू करने से टीचर बताते नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, लिख लो भाई, कॉपी में लिख लो, मेंटेन दी लो, तो बताते नहीं है टीचर, तो बच्चों को पता नहीं चलता सर ये इन तीनों के अंदर डिफरेंस क्या, तीनों का डिफरेंस मैंने बताया है ये फ्लो चार्ट की मदद से, और ये चीज़ें आपको याद रखने में मदद करिए भाई साहब। एक डिस्ट्रिक्ट के, यहाँ मैंने डिस्ट्रिक्ट का एग्जाम्पल लिया है, अगर आप यहाँ एक एग्जाम्पल ले सकते हो, अगर मैं एक ब्लॉक का एग्जाम्पल लूँ, एक ब्लॉक का अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, तो ब्लॉक में होता है क्या, ब्लॉक में एग्जीक्यूटिव बॉडी होता है बीडीओ। ये बीडीओ कौन है सर, ये बीडीओ है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ब्लॉक में आजकल शायद छोटे छोटे जो कोर्ट्स होते हैं या फिर जो न्यायालय होते हैं, छोटे छोटे न्यायालय, वहाँ पर ये होता है उनका जुडिशरी बॉडी। और ब्लॉक में जो काउंसिलर होता है, ब्लॉक काउंसिलर या फिर ब्लॉक काउंसिलर और या फिर ब्लॉक काउंसिलर के साथ साथ ब्लॉक चेयरमैन, ब्लॉक का एक चेयरमैन होता है, उसको ब्लॉक चेयरमैन कहाता है। दे आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ये वहाँ के लेजिस्लेचर होता है। अगर एक पंचायत की बात करें, अगर पंचायत यानी गांव के विलेज की बात करें, एक विलेज की बात करें या फिर एक पंचायत की बात करें, एक पंचायत में जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होता है वो पीडीओ होता है। पीडीओ सर कौन, पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर, या फिर सिंपली पीओ, पंचायत ऑफिसर विथ अदर ऑफिसर्स, यहां पर ही लिख लो अदर ऑफिसर्स। नेक्स्ट, यहाँ इनका एक संगठन होता है। गांव में आज सच कोई ऐसा कोर्ट नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ उनकी एक क्या होती है, एक बॉडी होती है, पंचायत, शायद पंचायत जुडिशरी बॉडी। कोई भी मान लो गांव में देखिए प्रॉपर ऐसे कोई, देखिए जैसे कि शहर में हमारे डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपर एक कोर्ट होता है, उसी प्रकार से देखिए जो विलेज की पीपल है वो भी तो कोर्ट ही आते हैं, वो भी देखिए जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर ब्लॉक है, ब्लॉक के अंदर बहुत सारे गाँव हैं। देखिए हर गांव में लॉ को पहुंचाना ज़रूरी है, बट ये नहीं कि हर गांव में जुडिशरी का होना ज़रूरी है। देखिए देखिए क्या होता है ना,
जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं वो बहुत सारे ब्लॉक में बटे हुए होते हैं और बहुत सारे गांव में बटे हुए होते हैं। ब्लॉक्स, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक में बटे हुए होते हैं और बहुत सारे ब्लॉक किस में बटे हुए होते हैं दोस्तों? किसमें? गांव में। तो इसलिए क्या क्या आता है, जो जुडिशियरी वाला फॉर्म है, जो हमारा जुडिशियरी फॉर्म है, वो पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए होता है, यानी एक कोड बनाया जाता है पूरे डिस्ट्रिक्ट को देखते हुए, ना कि एक प्रॉपर ब्लॉक। देखिए ब्लॉक, देखिए मान लो एक डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर 10 ब्लॉक हैं और उस हर एक ब्लॉक के अंदर 25 गाँव हैं। तो क्या 25 यहाँ 10 हर एक जगह में कोड बनाया जा सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है दोस्तों। तो इसलिए बनाना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक कोर्ट और पूरे स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट। देखिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट होता है, पूरे हर एक स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है, पूरे कंट्री के लिए, पूरे इंडिया के लिए सुप्रीम कोर्ट होता है। क्लियर है आपको? तो इसलिए हर विलेज में नहीं होता है, हर विलेज में कोर्ट्स नहीं होते हैं। अगर भी उनका कोई हैम्पर होता है तो वो सीधे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही चले आते हैं। आज सच इस प्रकार का कोई प्रॉपर कोर्ट वहाँ नहीं होता है पंचायत सिस्टम में या फिर ग्राम पंचायत सिस्टम में और विलेज पंचायत सिस्टम में। गांव का जो मुखिया होता है वो सरपंच होता है, सरपंच। तो सरपंच होता है इनका लेजिस्लेचर वाला फॉर्म, जो सरपंच, जो कि हेड होता है ग्राम पंचायत का। आई होप कि बेसिक क्लियर आपका हो गया होगा। बहुत चीज़ आपको बताया मैंने, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें बताते टीचर नहीं आपको। आ जाइए चैप्टर शुरू करते हैं। अब बेसिक बता दिए, चैप्टर शुरू करते हैं। अब देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, यानी हमारा जो संविधान है, वो हमारे जस्टिस को सिक्योर करने के लिए दिन रात मेहनत करता है। मेहनत तो नहीं, हमारे संविधान को इस प्रकार से बनाया गया है कि वो हमारे जस्टिस, हमारे इक्वलिटी को, हमारे लिबर्टी को, हमारे फ्रीडम को, हर चीज़ को इंश्योर करता है और सिक्योर करता है। जितने भी सिटीजन्स हैं जो कि यहाँ रह रहे हैं इस देश के अंदर, इंडिया के अंदर, उनकी लिबर्टी, इक्वलिटी और फैटर्निटी हमेशा ही एकदम सिक्योर है। उनकी फंडामेंटल राइट भी एकदम बढ़िया है और ओके है। देखिए इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय लोकतंत्र के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट मैंने कहा हर डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट, सिविल कोर्ट या क्रिमिनल कोर्ट, हर एक स्टेट के अंदर हाई कोर्ट, पूरे कंट्री के लिए सुप्रीम कोर्ट। तो हमारे पूरे सेंटर में जो होता है, पूरे इंडिया में एक सुप्रीम कोर्ट होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेफ गार्डिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स विच इंक्लूड्स ऑल जस्टिस। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करता है। ठीक, हमारा अधिकार, जैसे कि एजुकेशन पाना हमारा अधिकार है। मान लो हमें कोई एजुकेशन नहीं दे रहा है, मना कर रहा, तुम्हें पढ़ाएंगे नहीं, तुम जाके सीधा क्या करोगे, कोर्ट के केस लगा दो उसके ऊपर, भाई साहब ये मुझे पढ़ने नहीं दे रहा है, क्योंकि पढ़ना मेरा अधिकार है, खाना खाना मेरा अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलना मेरा अधिकार है, पढ़ना अधिकार है, बोलना अधिकार है, जगह खरीदना मेरा अधिकार है, मेरा रिलीजियस को प्रैक्टिस करना मेरा अधिकार है, मेरे कल्चर को फॉलो करना मेरा अधिकार है, मुझे पढ़ना अधिकार है, मुझे काम करना अधिकार है। अगर किसी ने भी आपको टोका, आपकी डिग्निटी को हैम्पर किया कि ये मुझे अपने कल्चरल को फॉलो करना नहीं दे रहा है, मुझे हैम्पर कर रहा है, तो आप सीधे वहाँ पर कोर्ट का सहारा ले सकते हो। सीधे कोर्ट का सहारा ले, क्योंकि आपके लॉ को जब हैम्पर किया जा रहा है तो अब आप सीधे कोर्ट का सहारा लेना है। ठीक, बहुत लोग कहते हैं सर एग्जीक्यूटिव का सहारा कब ले और जुडिशरी का सहारा कब ले। देखिए एग्जीक्यूटिव का सहारा आप बेसिकली ले सकते हो अपने ऑफिशियल कामों के अंदर, आपके घर के अंदर। देखिए अगर घर हुआ है, आपके घर में किसी ने, मतलब आपने जगह खरीदा, उस जगह में मान लो किसी ने कहा कि ये भाई साहब आपका जगह नहीं है, ये हमारा जगह है, आपको नहीं ये हमारा जगह है, वो कहा नहीं ये तुम्हारा, अब हमारा हो गया। अब उस समय आप क्या कर सकते हो, लैंड डिस्प्यूट के समय आप आइदर सबसे पहले जुडिशरी का मदद लो, सबसे पहले एग्जीक्यूटिव का मदद लो। अगर एग्जीक्यूटिव से कुछ नहीं हो पा रहा है तो आप सीधे जुडिशरी जाओ, क्योंकि अगर जुडिशरी में आप गए तो आपको न्याय उससे, देखिए जुडिशरी को न्यायालय कहा जाता है, तो यहाँ पर आपको न्याय मिलेगा, कानून से ही आपको चीज़ें मिलेगी। ठीक, देखिए यहाँ जस्टिस जो है वो डेमोक्रेटिक सोसाइटी का सोल होता है। जस्टिस कहना क्या है, जस्टिस यानी आपको भाई साहब जस्टिस मिल रहा है। जस्टिस जो है नींव होती है एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर। हर व्यक्ति को जस्टिस, हर व्यक्ति के पास इक्वलिटी है, फ्रेटर्निटी है, हर लिबर्टी है। देखिए आप कोर्ट जाओ विदाउट एनी फियर और फेवर, आपको किसी का ना फेवर चाहिए ना किसी का फेवर चाहिए,
आपके पास अगर आपको लग रहा है कोई मुझे हैम्पर कर रहा है तो आप जाइए कोर्ट, बताइए लोगों को कि मुझे हैम्परिंग हो रहा है, अब लॉयर को हायर करिए, एडवोकेट को हायर करिए, काम कर दीजिए। आपकी इंटीग्रिटी, आपकी इम्पैशेबिलिटी, आपकी इंटेलिजेंस, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टीज है जो कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी में एक डेमोक्रेटिक की तरह सेटअप किया। देखिए हमारा जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, ये नहीं कि वो पर्टिकुलर व्यक्ति के अंदर आता है, नहीं, एक पर्टिकुलर व्यक्ति उसका ओनर नहीं है। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, आत्मनिर्भर है, वो किसी की बात नहीं सुनता, वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो उसकी बात भी वो नहीं सुनेगा। क्लियर? अगर श्री प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी आके सुप्रीम कोर्ट को बोले कि आप ये कर लो वो कर लो, वो तब भी नहीं करे। दीज आर इंडिपेंडेंट। देखिए उसे इंडिपेंडेंट क्यों रखा गया है पता है? क्योंकि हमारे जैसे लोग जिनको न्याय नहीं मिलता है, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जैसे कि न्याय नहीं मिलता है, बहुत बहुत कंडीशन खराब है, उनको सहारा लेना पड़ता है जुडिशरी का। अगर जुडिशरी प्राइवेट हो गया, किसके अंडर आ गया, तो बहुत ऐसे लोग रह जाएंगे जिनको भाई साहब ये नहीं मिलेगा, न्याय नहीं मिलेगा, उनको जस्टिस नहीं मिलेगा। ये जस्टिस ही तो एकमात्र कारण है इस लोकतांत्रिक सोसाइटी के अंदर। हर कोई, आप, हम, देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, हर कोई व्यक्ति यही चाहता है कि जस्टिस बना रहे, बरकरार रहे और जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहे और लोगों की सहायता करे। ये हर किसी का ये भावना है, आपका है, हमारा है, हर किसी का है, इस चैनल के हर एक सदस्य का है, जितने भी लोग हैं हर किसी का है। ठीक, जो जुडिशरी है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडियन के डेमोक्रेसी को फंक्शनिंग करने के लिए। ठीक, व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी? डिस्प्यूट रिसोल्यूशन। डिस्प्यूट अगर कुछ हुआ है उसको सॉल्यूट करना है, उसको सॉल्व करना है, उसका काम है। देखिए जुडिशरी सिस्टम एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जहां पर आप रिसॉल्व कर सकते हो अपने डिस्प्यूट को। अगर किसी सिटीजन के यानी लोग और लोग के बीच में, यानी राम और श्याम के बीच में मान लो कोई डिस्प्यूट हो गया, तो उसका देखिए जुडिशरी यहाँ पर किसको दर्शाता है? कोर्ट्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दर्शाता है। जितने भी सारे कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट्स हैं, देखिए सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है, जितने सारे हाई कोर्ट हैं, जितने सारे सुप्रीम कोर्ट है और जितने सारे अदर कोर्ट्स हैं, ये सभी कोर्ट्स मिलकर जुडिशरी को बनाते हैं और जुडिशरी इंश्योर करता है कि डिस्प्यूट सॉल्व हो जाए। अगर किसी सिटीजन के बीच में मान लो एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच में लड़ाई लगी है या फिर कुछ हुआ है लैंड को लेके, ज़मीन को लिए, किसी को भी लिए, तो वो जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं और रिजॉल्व कर सकते हैं। या फिर सरकार, देखिए सरकार के साथ अगर किसी इंसान की, अगर सरकार के साथ आपकी, हमारी, किसी और की अगर सरकार के साथ अनबन हुई है और लग रहा है सरकार हमें इग्नोर मार रहा है कि सरकार हमें कुछ नहीं दे रही है और सरकार के साथ झगड़ा हो गया है, तो उसको सॉल्व करने के लिए आप कोर्ट जा सकते हो। या फिर अगर कोई दो स्टेट्स है, मान लो कोई स्टेट ए है, मान लो कोई स्टेट बी है, अगर उनके बीच में भाई साहब पानी को लेकर, जगह को लेकर, स्टेट के भी भाई राज्यों के बीच में भाई से झगड़ा होता है और वो कहाँ जाते हैं? वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। वो कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। ये नहीं कि इंसानों के केस को सुप्रीम कोर्ट केस नहीं कहता। मान लो आपके पास, आपके साथ कोई केस हो गया, किसी ने आपके साथ कुछ कर लिया, आप पहले जाओगे सिविल कोर्ट यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओगे, वहाँ अगर मामला सुलझ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप हाई कोर्ट जा सकते हो। वहाँ नहीं मिला तो आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे, सुप्रीम कोर्ट में मिलेगा ही मिलेगा, ये गारंटी है आपकी, गारंटी हम की, सुप्रीम कोर्ट गारंटी देती है आपको मिलेगी। देखिए आपके साथ मान लो कुछ हो गया, आपके ऊपर किसी ने कुछ कर लिया, तो आप पहले जाओगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मान लो वहाँ कुछ नहीं हुआ, आप फिर जाओगे हाई कोर्ट, मान लो वहाँ पर भी कुछ नहीं, फिर आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट, तो वहाँ तो होगा ही होगा, ये गारंटी है। ठीक, अगर सेंटर और स्टेट के बीच में अगर कुछ क्या होता है, अगर जो सरकार बनाती है, जो सरकार सेंटर में बनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो स्टेट में चल रही है यानी स्टेट गवर्नमेंट, यानी एक मतलब आप कह सकते हो इसका मतलब है किसी राज्य के बारे, किसी स्टेट की सरकार और किसी पूरे सेंटर, पूरे इंडिया की सरकार और किसी स्टेट की सरकार से अगर मान लो झगड़ा हो गया तो उसको भी सॉल्व करती है जुडिशरी। नेक्स्ट, जुडिशियल रिव्यू। देखिए जुडिशरी के पास ये पावर है कि वो बहुत सारे पर्टिकुलर लॉज को बंद कर सकती है अगर उसको पार्लियामेंट में ऐसे ही पास कर दिया है। मान लो एक लॉ बना है, मान लो पार्लियामेंट ने, पार्लियामेंट कौन है? जिसके पास इमर्स पावर है, जो कि लॉ बनाने वाली बॉडी, लेजिस्लेचर, उसने एक लॉ बनाया। वो लॉ इस प्रकार से बनाए जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बेसिक स्ट्रक्चर को वायोलेट कर रही है, हैम्पर कर रही है, तो तभी जुडिशरी समझेगा कि वो, जुडिशरी के पास इतना पावर है कि अगर संविधान के ऊपर हैम्पर आ रहा है, वायोलेट हो रहा है, अगर वो लॉ को स्ट्राइक डाउन कर सकता है, स्ट्राइक डाउन कर सकता है। क्या कर सकता है? स्ट्राइक डाउन। और
ठीक क्या कर सकते हैं, स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं। क्यों ना उसे पार्लियामेंट ने क्यों ना बनाया हो, क्यों ना उसे किसी नहीं बना। देखिए हम कहते हैं ना पार्लियामेंट का सबसे ज़्यादा पावर है, हम कहते हैं ना पार्लियामेंट के पास सबसे ज़्यादा पावर है, क्योंकि वहाँ पर हमने जिनको इलेक्टेड किया है वो बैठे हैं। बट मान लो उन्होंने एक ऐसा लॉ बनाया है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को हैम्पर कर रहा है, तो तभी क्या होता है, जो जुडिशरी होता है उसको उसी समय स्ट्राइक डाउन कहता है कि इसे आप ना लाइए, क्योंकि हमारे संविधान को, हर एक व्यक्ति के जस्टिस, फ्रैटर्निटी और लिबर्टी को हैम्पर करा, तो आप इसको नत लाइए, इसको बंद कर दो। पार्लियामेंट में इसको समझता है, पार्लियामेंट क्या करता है, उस लॉ को पास नहीं करता, उसको विथड्रॉ ले लेता है। देखिए भाई वीडियो को छोड़ के मत जाइए, वीडियो बहुत लंबी हो रही मुझे लग रहा है, ठीक है 20 मिनट हो चुका है, नहीं अभी और बहुत टॉपिक्स है तो कवर करते हैं, और थोड़ा अगर नहीं कंप्लीट हुआ ठीक टाइम में तो वीडियो को पॉज मारेंगे, बट अभी मत जाइए इस वीडियो से, अभी मत जाइए, 20 मिनट हो चुका है, ठीक है। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, मुझे लगता है अभी और लंबा होगा, बट पूरा वीडियो को देखना, क्योंकि थोड़ा आपको डिटेल में मैंने बताया चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है अपहोल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। देखिए हमारे सिटीजन, जितने भी सिटीजन इंडिया के, देखिए अपहोल्डिंग लॉ को अपहोल्ड करना और फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करना, यानी उसको लोगों के सामने आना। देखिए इंडिया में जितने भी सिटीजन हैं वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, अगर उनका फंडामेंटल राइट जो है वो वायोलेटेड हुआ है। अगर उनको लग रहा है कि हमारा अधिकार जो है वो वायोलेटेड हुआ है, उसको किसी ने हैम्पर किया है, तो वो हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, अगर उन्हें लगता है वो अप्रोच कर सकते हैं। ये नहीं कि हम तो भाई साहब यहाँ हमारी तो ये नहीं है, हैसियत नहीं, हम कहाँ जाएंगे क्या करें, नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, आप अप्रोच कर सकते हो, आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी आप कहीं जा सकते हो, जहाँ आपको लगे कि अगर किसी ने आपकी फंडामेंटल राइट को वायोलेट किया है, अगर लगे आपको, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट जाओ, आप जहाँ जाओगे आपको न्याय मिलेगा। आपको जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा मेरे प्रॉब्लम, मुझे किसी ने वायोलेट किया है मेरे फंडामेंटल को, आपको कहना पड़ेगा, तभी आपका जाके ये जो रिजोल्यूट है, आपका जो सॉल्यूशन है निकलेगा, आपका जो डिस्प्यूट का सॉल्यूशन निकलेगा। नेक्स्ट टॉपिक में आइए, वीडियो लंबी हो रही है मैं जान रहा हूँ, बट देख लेना भाई साहब, मज़ा आ जाएगा आपको। ये चैप्टर बहुत समझ नहीं आता, बहुत बच्चों को क्यों ना पता नहीं, क्यों बेसिक नहीं पता होता। देखिए जुडिशरी एग्जीक्यूटिव इतने डिटेल में कहीं बताया नहीं जा रहा है क्लास 8 के समय में, तो आपको क्लास 8 की चीज़ों में लेवल में थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, या फिर बुक में इतना नहीं है, अगर मैं थोड़ा डिटेल आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाइए भाई साहब, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है। पहला देखिए, जो जुडिशरी है वो एक गार्डियन है, संविधान का गार्डियन, जैसे हमारे गार्डियन होते हैं जो कि हमारे देखभाल करते हैं, उसी प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन जुडिशरी होता है। फंडामेंटल राइट का डिफेंडर होता है। देखिए फुटबॉल, आपने फुटबॉल खेला है, फुटबॉल में ये गोल पोस्ट है, गोल पोस्ट के सामने गोलकी खड़ा होता है। देखिए गोल पोस्ट के सामने 2 व्यक्ति या फिर 4 व्यक्ति खड़े होते हैं जो कि डिफेंडर होते हैं, यानी गोलकी से पहले आपको गोलकी तक गोल ना हो, बॉल ना पहुंचे, फुटबॉल ना पहुंचे, उससे पहले ही डिफेंडर होते हैं, जो कि डिफेंड कर देते हैं बॉल को। यानी बॉल आ रही है, बॉल यहाँ ना जा सके, यानी गोल ना हो सके, या फिर गोल के पास ना जाए, तो क्या होगा, जो डिफेंडर होंगे, जो डिफेंडर यहाँ खड़े हैं, वो यहीं से ही बॉल को रिटर्न मारते हैं। तो हमारा जो जुडिशरी है जो कि डिफेंडर है फंडामेंटल राइट्स का, सभी लोगों के फंडामेंटल राइट्स का डिफेंडर है। और जुडिशरी इसीलिए इसके परफॉर्मेंस को देखते हुए देखिए, ये हर किसी, मान लो जुडिशरी किसी के अंडर आ गया, तो इससे क्या होगा, जो नॉर्मल पीपल्स है, जो नॉर्मल लोग हैं, वो सुप्रीम कोर्ट तक अप्रोच नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट, जैसे कि हर व्यक्ति और उसके साथ अप्रोच कर सके, वहाँ जा सके और अपना हक पा सके। देखिए इंडिया, हमारा देश, प्यारा देश भारत, उसका जो जुडिशरी सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट है, जो यह अलाउ करता है कोर्ट को, जो अलाउ करता है हर किसी कोर्ट को टू प्ले ए सेंट्रल रोल इन इंश्योरिंग देयर इज नो मिस पावर और मिस यूज ऑफ पावर बाय द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। देखिए यहाँ एक और चीज़ आपको समझाने की देर थी, जो यहाँ आ जाइए। जुडिशरी का सिर्फ इतना काम नहीं है कि वो सिर्फ लोगों के डिस्प्यूट को देखे, जुडिशरी यह भी देखता है कि जो एग्जीक्यूटिव वाला लोग हैं, जो हमारे, इसको मैं थोड़ा पेन को ऐसा करता हूँ, जुडिशरी यह इंश्योर करता है
कि जो एग्जीक्यूटिव है वो अपना काम को ढंग से कर रहा है कि नहीं, या फिर जो लेजिस्लेचर है वो अपने काम को ढंग से कर रहे हैं कि नहीं। देखिए, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को भाई साहब मज़ा चखाने का काम जुडिशरी के पास भी है। अगर जुडिशरी या फिर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव कहीं अपने काम में कहीं कुछ कमी कर रहे हैं, तो वहीं पर सही टाइम पर जुडिशरी उनको इंश्योर करता है कि आपको ये नहीं करना था, आपने ये क्यों किया। इससे लोगों का फंडामेंटल राइट्स, इससे लोगों का अधिकार वायोलेट हो रहा है, आपको ये नहीं करना चाहिए। तो समझ आ रहा है आपको? समझ आ रहा है? क्लियर है? चीज़ें क्लियर है? ठीक है, क्लियर है दोस्तों? समझ आ रहा है कि नहीं मेरे यार? ठीक, देखिए वो देख रहा है हमारे इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो कि इंडिया के पास है, वो यह इंश्योर करता है कोर्ट्स के अंदर कि कभी भी मिसयूज और पावर, कभी जो पावर दिया जाता है लेजिस्लेचर, देखिए लेजिस्लेचर के पास बहुत पावर है, क्योंकि हमने जिन लोगों को इलेक्टेड किया है वही तो लेजिस्लेचर है। एग्जीक्यूटिव जो लोग एग्जीक्यूटिव, इनके पास भी बहुत पावर है, भरपूर मात्रा में पावर है, बट इनके ये जो अपने पावर को मिसयूज ना कर सके, एग्जीक्यूटिव बॉडी, लेजिस्लेचर बॉडी अपने पावर्स को मिसयूज ना कर सके, इसलिए हमारे पास जुडिशरी भी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फंडामेंटल राइट्स को इंश्योर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हर एक सिटीजन को, क्योंकि इस प्रकार से क्या होता है, हर कोई अप्रोच कर सकता है कोर्ट्स को अगर उनको लगता है कि उनका जो राइट्स है वो वायोलेट हो रहा है, जो कि मैंने आपको बताया था। मैंने कहा था अगर आपको लग रहा है कि आपके फंडामेंटल राइट्स वायोलेट हो रहे हैं तो आप जा सकते हो, कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट तक आप जा सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट तक भी अप्रोच कर सकते हो। और सुप्रीम कोर्ट है सुप्रीम जुडिशरी फॉर्म ऑफ इन इंडिया, जो कि इंडिपेंडेंट है, जो कि किसी के अंडर नहीं आता है। ना ये जुडिशरी लेजिस्लेचर के अंदर है, ना किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर है, ना किसी एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंदर है। ये इंडिपेंडेंट है, ये आत्मनिर्भर है, ठीक, क्योंकि हर किसी को इसकी ज़रूरत है। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स ऑफ इंडिया? इंडिया में कोर्ट का स्ट्रक्चर कैसा है? इंडिया में डिफरेंट लेवल के कोर्ट्स हैं, बहुत सेवरल कोर्ट्स हैं लोअर कोर्ट्स में और अपेक्स में, यानी इस प्रकार से सबसे नीचे वाले बहुत सारे कोर्ट्स हैं, अपेक्स ही ऊपर वाला को टॉप, अपेक्स यानी टॉप लेवल में सिर्फ एक ही कोर्ट है और नीचे लेवल में बहुत सारे कोर्ट्स हैं। देखिए, जैसे कि सबसे नीचे डिस्ट्रिक्ट के ऊपर स्टेट्स के ऊपर कंट्री में एक ही कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट। हर एक स्टेट के अंदर हाई कोर्ट है, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, ये सारे हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट में, इंडिया में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, हर एक डिस्ट्रिक्ट के पास अपना एक डिस्ट्रिक्ट लेवल में बात करते हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल में क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या फिर एक सब ऑर्डिनेट कोर्ट है। क्या मैंने कहा हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल, अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल में बात करो, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल में हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या फिर एक सब ऑर्डिनेट कोर्ट है, जहाँ पर ज़्यादातर लोग इसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं इस लेवल के अंदर। और सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को एक डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा हेड किया जाता है। नेक्स्ट, स्टेट लेवल में कोर्ट की बात करें, अगर स्टेट लेवल में बात करें एक राज्य में, एक स्टेट में, तो हर एक स्टेट के पास अपना एक हाई कोर्ट होता है। हाई कोर्ट एक हाईएस्ट कोर्ट होता है एक स्टेट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ द हाईएस्ट जुडिशियली अथॉरिटी। हमारे इंडिया में जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाईएस्ट जुडिशियली अथॉरिटी का पार्ट है, हाईएस्ट जुडिशियली अथॉरिटी है उसके पास। क्या है उसके पास? हाईएस्ट जुडिशियरी अथॉरिटी है, और वो इंश्योर करता है कि जुडिशरी का जो पावर है वो पावर है। और जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहाँ है? न्यू दिल्ली में है, जिसको हेड कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है हु इज़ द प्रेजेंट CJI ऑफ इंडिया? कौन अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जो कि सुप्रीम कोर्ट के हेड है? कौन है? को बता सकता है? मुझे कमेंट में बताना है, मुझे जानना चाहिए कौन जानता है भाई साहब ये चीज़ें। कमेंट करना भाई साहब, नाम बताना। जो डिसीजन बनाया जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, वो हर किसी कोर्ट को फॉलो करना ही पड़ेगा। मान लो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बना दिया, कुछ लोगों को बताया कि आपको ये फॉलो करना है, तो जितने भी हाई कोर्ट्स होंगे, जितने भी सिविल कोर्ट्स हर डिस्ट्रिक्ट के, क्रिमिनल कोर्ट्स हर डिस्ट्रिक्ट के, उनको फॉलो करना ही पड़ेगा भाई साहब। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इंडिया में एक इंटीग्रेटेड, एक मिला जुला हुआ जुडिशरी सिस्टम है, जो कि अगर कोई डिसीज़न
अगर मान लो कोई डिसीजन हायर कोर्ट्स लेते हैं, हाई कोर्ट्स लेते हैं, हाई कोर्ट्स, अगर कोई डिसीजन हायर कोर्ट्स लेते हैं, मान लो ऊपर वाले कोर्ट्स कोई लेता है, तो जितने भी नीचे कोर्ट्स है उन्हें मानना ही पड़ेगा, उसके अलग अलग डिफरेंट लेवल के कोर्ट्स है उनको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हर एक कोर्ट आपस में कनेक्टेड। इसलिए जब आपका जो मसला है, आपको जो केस है, मान लो आपको जो केस है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मान लो सुलझा नहीं, तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही क्या करेगी, आपको हाई कोर्ट भेजती है। मान लो आपका एक केस हो गया, आपको केस को पहले डिस्ट्रिक्ट को लड़ेगी, और मान लो आप उससे केस से संतुष्ट नहीं हुए, आपने फिर से जाकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहेगी कि अभी आप हाई कोर्ट जाइए, तो आप क्या करो, तभी डायरेक्ट हाई कोर्ट में चले जाओगे। तो मान लो आपको जो मसला है वो हाई कोर्ट में नहीं सुलझा, आप हाई कोर्ट के फैसले संतुष्ट नहीं हुए, आप फिर हाई कोर्ट क्या करेगी, अगर आपको संतुष्ट करना है तो आप क्या डायरेक्ट भेज देगी सुप्रीम कोर्ट में। कभी कभी क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को लगता है कि अब हम ये मसला जो है सुलझा नहीं पा रहे, तो हाई कोर्ट भेज देगी, फिर हाई कोर्ट को लगता है कि मसला हम सुलझा नहीं पाते, तो सुप्रीम कोर्ट भेज, सुप्रीम कोर्ट में सुलझा ही जाता है भाई साहब, गारंटी है वो सॉल्व हो जाता है। बट कभी कभी आपको लगता है कि भाई साहब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो कहा है वो क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो कहा है वो मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ, तो आप हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हो। अगर आप हाई कोर्ट, आपको लग रहा है कि हाई कोर्ट के फैसले मतलब आपको अच्छा नहीं लगा, संतुष्ट नहीं हो, तब सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है अपीलाइट सिस्टम। ये क्या कहता है, ये जो इसका मतलब ये है कि अगर कोई पर्सन अपील करता है हायर कोर्ट्स को, अगर वो मान लो ये जो वही बात, यही बात मैंने यहाँ लिखी है इस पॉइंट में, क्या कहता है, अगर कोई पर्सन है जो अपील करता है मुझे हायर कोर्ट जाना है, कब करता है, जब उसको लगता है कि जो जजमेंट है, जो वार्तालाप है, जो जजमेंट पास हुई है, जो मेरे खिलाफ जो मसला खिलाफ जो जिसका फाइनल रिजल्ट निकला है, उससे वो जब संतुष्ट नहीं होता, इज़ नॉट जस्ट, वो उससे संतुष्ट नहीं होता है, तभी वो हायर कोर्ट्स की उससे हायर कोर्ट से अपील कर सकता है। ये जो सिस्टम है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं हुआ तो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट गए, तो ये सिर्फ इंडिया में ही एग्जिस्ट करता है, कहीं और एग्जिस्ट नहीं करता। ये एक वे है दिखाने का, ये एक तरीका है दिखाने का, जितने भी सारे कोर्ट्स हैं, हर जैसे कि हम कहते हैं ना हमारा स्कूल, जैसे कि जितने भी सारे केंद्र विद्यालय होते हैं, इतने सारे नवोदय विद्यालय होते हैं, वो हर एक स्कूल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है। आप ये मत से जितने भी केंद्र विद्यालय से, फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ, जितने भी सारे केंद्र विद्यालय होते हैं, केवी स्कूल होते हैं, वो हर एक केवी स्कूल के साथ इंडिया के साथ कहीं ना कहीं लिंक होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको? तो यही चीज़ दर्शाता है कि हमारे जो कोर्ट्स है वो कितने मिले जुले हैं, कितने इंटीग्रेटेड है, कितने मिले जुले हैं। नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक होता है थोड़ा सा, ये एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ, व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लीगल सिस्टम। एक तो है सिविल लॉ, एक तो है क्रिमिनल लॉ। पेन का कलर चेंज करते हैं मेरे यार। पहला पॉइंट, यूजुअली इन्वॉल्व प्राइवेट डिस्प्यूट बिटवीन पर्सन एंड एजेंसी। किसी भी एजेंसी के बीच में, किसी पर्सन के बीच में जब कोई पर्सनल डिस्प्यूट हो जाए, उसने मेरा ज़मीन ले लिया, उसने मेरा खाना खा लिया, इस प्रकार जो पर्सनल डिस्प्यूट होते हैं पर्सन्स के और एजेंसी के बीच में, जैसे कि कोई लैंड डिस्प्यूट हो गया कभी कभी, या फिर पैसा का डिस्प्यूट हो गया, उसने मेरा पैसा लेके वो भाग गया, इस प्रकार जो डिस्प्यूट होते हैं, प्राइवेट डिस्प्यूट जो होते हैं, पर्सनल डिस्प्यूट होते हैं किसी पर्सन के बीच में या फिर किसी एजेंसी के बीच में, उसको वो सिविल लॉ में जाता है। वही क्रिमिनल लॉ क्या होता है, यहाँ पर हार्मफुल फॉर द सोसाइटी, अगर कोई ऐसा एक्शन लिया गया है जो कि सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, मान लो किसी ने किसी का मर्डर कर लिया, तो वो कहाँ जाएगा, वो क्रिमिनल लॉ के अंदर जाएगा। अगर किसी ने किसका पैसा चुरा के भाग गया तो वो कहाँ जाएगा, वो सिविल लॉ के अंदर जाएगा। ठीक है, सिविल लॉ में क्या होता है, डील्स विद द डिस्प्यूट इन लैंड, प्रॉपर्टी, मैट्रिमोनी, फैमिली। अगर आपके फैमिली में अगर फैमिली के अंदर कुछ डिस्प्यूट हो गया, फैमिली का लड़ाई चल रही है, तो वो आप सिविल कोर्ट में जाओगे। कहाँ जाओगे, सिविल कोर्ट, यानी सिविल लॉ वो है। अगर किसी जगह के बीच में डिस्प्यूट हो गया तो आप कहाँ जाओगे, सिविल लॉ कोर्ट जाओगे। हर एक डिस्ट्रिक्ट में सिविल कोर्ट भी होता है, क्रिमिनल कोर्ट, दोनों कोर्ट होते हैं। तो आप अपने अनुसार अप्रोच करो, कहाँ, वो आप अपने केस के अनुसार अप्रोच करोगे। ठीक, अगर लैंड में होगा, किसी प्रॉपर्टी के अंदर हो गया, अगर मैट्रिमोनी, शादी के रिलेटेड अगर किसी लफड़ा हो गया, कहीं मसला हो गया, तो आप कहाँ जाओगे, सिविल लॉ के अंदर जाओगे, सिविल कोर्ट के अंदर जाओगे। यहाँ क्राइम्स, चोरी, डकैती, मर्डर, हैरेसमेंट, जब यहाँ तक बात आती है, धमकी देने वाली बात हो जाती है, आपका खून कर देंगे, आपको मार देंगे, आप रोड पे चल नहीं पाए, गुंडा आके लगा देंगे, कुछ कर देंगे, चोरी कर देंगे, आपको धमकी आ रही है, मर्डर की धमकी आ रही है, हैरेसमेंट किया जा रहा है, आपको शोषण किया जा रहा है, ये सब चीज़ें जब आती है, ये सिविल लॉ के अंदर आती है। तो आप अप्रोच करो सिविल कोर्ट के अंदर, सॉरी, अब यहाँ अप्रोच करोगे क्रिमिनल कोर्ट को। कहाँ अप्रोच करोगे, क्रिमिनल कोर्ट, कहाँ, जहाँ हैरेसमेंट की बात आती है,
जब मर्डर की बात है, धमकी की बात आती है, वैसे वो कह रहा है मुझे मार देगा भाई साहब, कह रहा है कि तुम्हें रास्ते में चलने नहीं देंगे, तब यहाँ पर जब बात आती है तो आप कहाँ कहाँ अप्रोच करोगे? क्रिमिनल कोर्ट को अप्रोच करोगे, ये क्रिमिनल लॉ है भाई साहब। नेक्स्ट, एक पिटीशन फाइल किया जाता है कोर्ट के अंदर। देखिए सिविल कोर्ट के अंदर क्या होता है, यानी सिविल लॉ के अंदर क्या होता है, एक पिटीशन होता है, एक फाइल होता है, उसको पहले फाइल फील्ड किया जाता है, उसके बाद आपका जो कोर्ट की जो आगे वाली बात होगी, ट्रायल होगी, वो फिर चलेगी, वार्तालाप तब चलेगा। बट सिविल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर क्या होता है, सबसे पहले तो एफआईआर लॉन्च होती है। यहाँ क्या होता है सिविल कोर्ट, देखिए सिविल कोर्ट में क्या होता है, जो मसला होता है वो फैमिली के बीच में होता है, या फिर जगह को लेके होता है, या फिर पैसे को लेकर होता है। भाई साहब भाई भाई के अंदर होता है, बहन बहन के अंदर होता है, किसी फैमिली के बीच में हो जाता है, किसी पर्सन के बीच में होता है, जगह को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, शादी को लेकर, इस चीज़ को लेकर जब होती है तो वो सिविल कोर्ट में होता है। फैमिली को लेकर, यानी फैमिली के अंदर भाई साहब दहेज की बात जब हो रही है, वो सिविल कोर्ट की बात आ रही है। पैसा मांग लिया, वही सब ज़बरदस्ती कर रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं, ये कर रहे हैं, जगह ले, कोई जगह और ले गया, कोई और कुछ कर लिया, ये जो बात आती है यहाँ पर सबसे पहले एक पिटीशन को फाइल किया आता है, उसके बाद वार्तालाप चलता है। बट यहाँ क्रिमिनल केस हो गया, भयंकर केस हो, मर्डर वाली केस हो गई, वो केस हो गई भाई साहब, आपको धमकियाँ वाली केस हो गई, आपको हैरेसमेंट वाली केस हो गई, तो ये वाली केस होती है, तब यहाँ पर बहुत सिंसियरिटी के काम होती है। यहाँ सबसे पहले पुलिस एक एफआईआर लॉन्च करती है, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट एफआईआर लॉन्च की जाती है पुलिस के द्वारा। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया था, किसने भाई साहब मर्डर किया, किसने आपको धमकी दिया, किसने आपको हैरेसमेंट किया, उसको खोजा आता है भाई साहब। ठीक है, क्लियर है आपको? एफआईआर। नेक्स्ट, यहाँ एक पॉइंट आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा जूम करना चाहूँगा, यहाँ पर देख सकते हैं। सेटलमेंट इज डन इन द फॉर्म ऑफ रिम्यूनरेशन और कॉम्पनसेशन फॉर द डैमेज कॉज। देखिए मान लो क्या हुआ भाई साहब, आपने किसी ने मान लो क्या किया है, क्या एग्जाम्पल दें, मान लो यहाँ क्या होता है, यहाँ पर जो रीसेटलमेंट क्या आता है, रीसेटलमेंट यहाँ पर जो डिस्प्यूट को सॉल्व किया आता है कंपनसेशन देके, यानी कुछ पैसा देकर। अगर लैंड डिस्प्यूट की बात है तो वहाँ क्या जाएगा, पैसे आप आपस में बांट दो, एक दूसरे, आपको अपने आप को कुछ कॉम्पनसेशन देके यहाँ चलो, इस प्रकार से। यानी जब जो डैमेज होता है, इस केस में सिविल केस में जो भी डैमेज होता है वो कुछ कॉम्पनसेशन के फॉर्म में, यानी कुछ कॉम्पनसेशन यानी कुछ पैसे के फॉर्म में दिया जाता है उस डैमेज को, मतलब उस डैमेज को छुपाने के लिए, उस डैमेज को, जो डैमेज हुआ है उस डैमेज को छुपाने के लिए कुछ कॉम्पनसेशन दिया जाता है, या फिर रेम्यूनरेशन किया जाता है, कुछ चीज़ें दी जाती हैं। बट यहाँ क्या होता है, मान लो यहाँ ये थोड़ा मैं आपको अच्छे समझाना चाहूँगा, सिविल कोर्ट में क्या होता है थोड़ा सा अच्छे समझाना चाहूँगा आपको। पर्सन ए है, मान लो पर्सन ए है, पर्सन बी है, पर्सन ए है, पर्सन बी है। ठीक, पर्सन ए क्या करता है, पर्सन बी के, देखिए मान लो ए, इसको और अच्छे समझते हैं। देखो पर्सन बी का एक जगह है, पर्सन बी का एक जगह है जहां वो घर करने वाला था, जहां पर्सन बी जो है वो घर करने वाला था, तभी जो पर्सन ए का भाई साहब कहता है ये जगह मेरी है, तुम यहाँ घर नहीं कर सकते। ये ए जो करता है वो क्या करता है, कहता है कि जो बी है, ये जो जगह तुम्हारा नहीं, ये जगह मेरा है। बी कहता है तुम ये कैसे कह सकते हो ये जगह तुम्हारा हो गया, कैसे भाई से खरीदा मैंने है, रजिस्ट्रेशन मैंने किया है, तुम कैसे कह सकते हो तुम्हारा है। बट ए कहता है जो मेरा हो गया आज से, तुम जाओ यहाँ से। यहाँ पर अब क्या होगा, बी क्या करेगा, अब के एक पिटीशन फाइल करे, पिटीशन ये फाइल करे कहाँ पर, कोर्ट के अंदर, और ये जाएगा, ये दोनों जाएगा कोर्ट के अंदर जाएंगे, और कोर्ट में ट्रायल चलेगा, मतलब मसला चलेगा भाई साहब, मसले के ऊपर वार्तालाप चलेगी, काम चलेगा, काम बोलना चलेगा, और फाइनली जीत होती है बी की, क्योंकि बी का जो जगह है ना, जगह तो बी का है, ये तो इलीगली ए बोल रहा है वैसे ये तुम्हारा जगह नहीं मेरा है, तो जीता कौन, बी जीत गया। जब बी जीत जाता है, क्या ए को यहाँ कुछ मिलता है, नहीं, ए यहाँ क्या करेगा, यहाँ ए भरपाई करेगा, क्या, बी का जो खर्च हुआ इस केस के अंदर, उसके साथ परेशानी में जितना भी खर्च हुआ है, उस डैमेज का जो भरपाई यहाँ ए करेगा। तो ए क्या करेगा, बी को कुछ पैसा देगा, बी का जितना भी डैमेज हुआ है अपने जगह को लेकर,
इस केस को लेकर, इस केस को सॉल्व करने जितना भी खर्च हुआ है, जितना भी डैमेज हुआ है बी का, उसका भरपाई ए करेगा। मान लो क्या है, 2 पर्सन है जो कि शादी करने वाले थे, शादी तो हुई नहीं, केस हो गया, तो मान लो उनमें से कोई एक जीत गया। जो जीतेगा, जो हारा, हारने वाले को, जीतने वाले को कुछ डैमेज का पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि यार मतलब इलीगली कह रहे हैं भाई साहब। जैसे कि यहाँ ए क्या कर रहा है, इलीगली कह रहा है कि ये तुम्हारा जगह नहीं मेरा है। कैसे तुम कह रहे हो, तुम्हारा तो है ही नहीं, खरीदा मैंने है। बी कहेगा मैं खरीदा मैंने है, रजिस्ट्रेशन करा मैंने है, हर चीज़ मैंने करी है, भाई साहब तुम्हारा कैसे हो गया? अच्छी बात है क्या? नहीं। तो जब बी जीत जाएगा, कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में जाएगा तो बी ही जीतेगा, ऑब्वियसली बी का ही जगह है। तो क्या होगा, ए को उसको कुछ पैसा देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? कुछ पैसा देना पड़ेगा, वैसा कुछ कंपनसेशन देना पड़ेगा। बट अगर क्रिमिनल केस की बात की जाए, क्रिमिनल केस में क्या होता है, मर्डर की बात होती है, धमकी की बात होती है, हरेसमेंट की बात होती है, शोषण की बात आती है, तब यहाँ कोई पैसा नहीं जाता डैमेज का। यहाँ आपने किसका जो डैमेज किया है, किसको मान लो आपने मर्डर कर दिया, आपको किसने, किसी ने नहीं, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया मान लो, किसी ने किसी को हैरेस किया मान लो, किसी ने किसी को थेफ्ट दिया, धमकी दिया, तो जिसने ये सब किया तो उसको पनिशमेंट दी जाती है, उसको फील किया आता है कि आपने गलत चीज़ किया है, उसको गिल्टी फील की आती है, उसको सजा दी जाता है। मान लो किसी ने कुछ बहुत बड़ा की चीज़ करे तो उसको लाइफ प्रिजनमेंट देती है, यानी पूरे जीवन काल वो जेल में बिताएगा, मरने दम तक वो जेल में जाएगा, क्योंकि उसने वो काम ही कैसा क्या है, खतरनाक काम है उसने क्या है, बहुत बेकार फालतू घिनौना काम क्या है, तो उसको पनिशमेंट तो मिलनी ही थी। सेंटेंस टू जेल कहते हैं, लाइफ सेंटेंस टू जेल, यानी पूरे मरने दम तक वो आप जेल में रहेगा वैसा। या फिर पनिशमेंट, भयंकर पनिशमेंट दिया जाती है अगर आपने कुछ किया है वैसा। कुछ करिए मत किसी, देखिए मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हो ना, इससे आप यही समझिए, आप किसी के साथ कुछ ना करिए, हमेशा खुश रहिए और लोगों का भी भला करिए। यही है एक सोसाइटी में चलने की जो बातें हैं, समझ रहे हो। आपसे ही बात करो क्लास 8 बच्चों कि अभी समय है, हम किसी का खराब ना करें, किसी के साथ कुछ करें ना, किसी का क्यों करना, हमारे ऊपर परेशानी है, हम क्यों करें। हर किसी का भला करिए, खुद का भी भला होगा और आप भी आगे बढ़ोगे। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, लास्ट टॉपिक। क्या सभी को एक्सेस है कोर्ट जाने का? क्या कुछ अभी भी है जिनको कोर्ट जाने का हक नहीं है? ठीक है, कहने का तात्पर्य यहाँ हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो कोर्ट जा सकता है। इन प्रिंसिपल की अगर बात करें, सभी सिटीजन ऑफ इंडिया के उनको एक्सेस है कि आप कोर्ट जा सकते हो, हमारे कंट्री किसी भी कोर्ट में। आप हाई कोर्ट जा सकते हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट, हर किसी कोर्ट में जा सकते हो। हर किसी सिटीजन के पास ये राइट टू जस्टिस है, वो कोर्ट जा सकता है। लीगल प्रोसीजर्स में बहुत सारे मनी लगता है, बहुत पेपर वर्क होता है, जिससे क्या होता है, बहुत समय लगता है। कभी कभी क्या होता है, जब हम लीगल केस की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, लीगल केस में क्या होता है, बहुत लीगल प्रोसीजर में हमें कभी सोचते हैं ना, अगर कोर्ट के केस से जाएगा चीज़, कभी कभी मसला जो होता है वो कोर्ट के केस से जाते हैं, क्या होता है, बहुत पैसा खर्च होता है, बहुत डॉक्यूमेंट चाहिए, बहुत सारा समय जाता है, बहुत पैसा चलता है। बट ऐसा इसमें क्या होता है, जो पुअर पीपल्स होते हैं वो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आपने कुछ लीगल प्रोसीजर किया है, कुछ काम किया है, तो इससे क्या होता है, यहाँ पर जो पैसा होता है उसमें बहुत पैसा लगता है, बहुत पेपर वर्क, डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। इससे क्या होता है, जो नॉर्मल पीपल, जो पुअर पीपल्स है, इसमें अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि समय जा रहा है, पैसा जा रहा है, हर चीज़ जा रहा है, हर चीज़ उनके अनहित में जा रही है, यानी उनके काम में नहीं आ रही, उनके हाथ में नहीं है चीज़ें। तो इसमें क्या होता है, तो उनको किस प्रकार से जस्टिस मिले, तो इसलिए कहा गया है कि आप किसी भी कोर्ट में जा सकते हो, वहाँ आपको अप्रोच मिलेगा। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में वार करती है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पर हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन कहीं आए या नहीं आए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL पूछा जाता है, डायरेक्ट सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक इंटीग्रेशन लिटिगेशन, PIL का आप क्या मतलब समझते हो, लिखिए 30 से 40 वर्ड से पूछा आता है, ये पूछा आता है वैसा। देखिए PIL को फाइल करने का यानी इंक्रीज करना, जस्टिस को एक्सेस करना, जस्टिस के एक्सेस को इंक्रीज करना,
1980s में अगर वो जस्टिस चाहिए, सबसे पहला पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को मैकेनिज्म को फॉलो करते आता था सुप्रीम कोर्ट क्या करता था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को फॉलो करता था, जहाँ पर लोग अपने जस्टिस पाने के हकदार को बढ़ा सकें। कब? 1980s में ऐसा होता था। ये यह अलाउ करता है कि सभी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन को PIL फाइल करना चाहिए जब वो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में अपना केस लड़ रहे हैं हक पाने के लिए, और उन्हें लग रहा है कि उनका जो राइट्स है वो वायोलेटेड हुआ है। अगर आपका राइट्स वायोलेटेड हुआ है और आप सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करना चाहते हो या फिर हाई कोर्ट अप्रोच करना चाहते हो, तब आपको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फिलअप करना चाहिए अगर आप वहाँ जाकर लड़ रहे हो। ये जो लीगल प्रोसेस बहुत सिंप्लीफाई होता है। आप इसको एक लेटर में कर सकते हो या फिर और टेलीग्राम, इसको आप एक लेटर के द्वारा लिख के कर सकते हो या फिर टेलीग्राम कर सकते हो इसको। ठीक, क्लियर है? आप इसको टेलीग्राम भी कर सकते हो। देखिए, ये मोबाइल वाला टेलीग्राम नहीं, मोबाइल एप्लीकेशन टेलीग्राम नहीं, पेपर वर्क वाला टेलीग्राम, डॉक्यूमेंट वाला टेलीग्राम, ना कि एप्लीकेशन वाला टेलीग्राम नहीं। फिर से बता रहा हूँ, एप्लीकेशन वाला टेलीग्राम नहीं, नॉर्मल पेपर वाला टेलीग्राम या फिर सिंपल लेटर लिखकर आप इसको फिलअप कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको सुप्रीम कोर्ट एक्सेस कर सकता है, हाई कोर्ट तक आप जा सकते हो और आपको PIL के बिहाफ पर ट्रीट किया जाएगा। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पर आपको बिहाफ पर आपके ऊपर कार्रवाई चलेगी। आप अगर सच हो आप जीतोगे, नहीं तो आप हार जाओगे। ठीक, नेक्स्ट, द कोर्ट एक्सरसाइज अ वेरी क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग द फंडामेंटल राइट्स। हमारे लॉज फंडामेंटल राइट्स को मेंटेन करने में सबसे क्रूशियल लॉ किसका होता है, क्रूशियल पार्ट किसका होता है? हमारे कोर्ट का। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, जो हम जुडिशरी को इस प्रकार से सर्व करते हैं, ये चेक करता है, ये सभी चीज़ों को चेक करता है कि पावर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का किस प्रकार से चल रहा है। देखिए, एग्जीक्यूटिव के पावर को चेक करता है, लेजिस्लेचर के पावर को चेक करता है, इंश्योर करता है कहीं ना कि अपने पावर को मिसयूज ना कर रहे हो। अगर एग्जीक्यूटिव बॉडी को पावर को मिसयूज किया तो जुडिशरी उसका देखेगा, अगर लेजिस्लेचर ने अपना पावर को मिसयूज किया तो उसका भी चीज़ जुडिशरी देखेगा। और एक चीज़ ये क्या करता है, ये हर एक सिटीजन के पार्ट्स को, प्रोसीजर को, फंडामेंटल राइट्स को बचाते हैं। तो ये था आपका पूरा चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप यहाँ तक रहे। पूरा चैप्टर हमने बहुत डिटेल से कंप्लीट किया है, इससे बाहर किसे आएगा ही नहीं। आपको अगर समझ नहीं आया तो फिर से वीडियो को देखिए, 2-3 बार देख लीजिए, समझ आएगा। मुझे लगता है ये वीडियो एनफ है आपको इस चैप्टर क्लियर करने के लिए। चैप्टर बहुत डिटेल में मैंने बताया है इस चैप्टर को, क्योंकि इसमें थोड़ी सी बेसिक चीज़ें बताने की ज़रूरत है, क्योंकि चैप्टर इंपॉर्टेंट है। चैप्टर इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है इससे 2 से 3 क्वेश्चन। मैंने कहा कि एक तो क्वेश्चन बना लीजिए सिविल लॉ का और क्रिमिनल लॉ का डिफरेंट कितने दिखाएं यहाँ पर, मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन या फिर श्योर शॉर्ट क्वेश्चन 3 ही है। ये इस चैप्टर में 3 ही श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, 1, 2, 3। पहला तो है सिविल लॉ वर्सेस क्रिमिनल लॉ, दूसरा है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL, तीसरा है वो टॉपिक जो कि आपका था डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट्स, या फिर इसका एक और क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ द कोर्ट्स ऑफ इंडिया आर इंटीग्रेटेड टू ईच अदर। हर एक कोर्ट कैसे मिलजुल के रहता है, वैसा ये क्वेश्चन, या फिर डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट्स, या फिर PIL, या फिर ये तो बहुत मस्ट है। और इनमें से कोई एक, या तो डिफरेंट लॉ लेवल्स ऑफ कोर्ट पूछ ले, या पूछ ले कि किस प्रकार से हमारे लॉ लेवल्स सभी कोर्ट्स एक दूसरे तक इंटीग्रेटेड है। तो ये था आपका पूरा चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।